कौन था ये? वो जो उसके आने से पहले उसके ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसे मोहित की गाड़ी से निकलता देख सवाल किया मोहित ने। सोहा ने उसे गुस्से से घूरा और मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। वो पीछे लपका। कहीं ये तुम्हारा भाई तो नहीं था? शनाया ने बताया मुझे कि तुम लोगों का एक भाई भी है, मोहित जमशेद। वो एकदम रुकी, उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। जब्त के मारे लफ्ज़ भाई पर उसने दांत पीसे। वो मुड़ी और बिल्कुल उसके सामने आ खड़ी। मिस्टर शाजिम, वैसे तो तुम्हें इधर उधर की सारी खबरें होती हैं, कभी अपनी बहन की भी खबर ली है जिसे अमेरिका में अकेले मरने को छोड़ दिया है तुम लोगों ने? मुकाबिल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई, उसके चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हुए। तुम्हें उससे मतलब? हम उसे अमेरिका छोड़ें या मार के कब्र में डाल दें? तुम होती कौन हो ये बात करने वाली? वो स्पाट लहजे में बोला। ओह, तुम दूसरों के मामलात में बोलो तो ठीक है, दूसरे तुम्हारे मामलात में बोलें तो वो कौन होते हैं? वाह, वैसे सुना है तुम्हारी सौतेली बहन है, तो क्या तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी भी है? अपनी तरफ से वो पूरा पूरा हिसाब चुकता कर रही थी और जो मुंह में आ रहा था बिना सोचे समझे बोलती जा रही थी। इनफ इज इनफ। पहली बात तो ये कि वो मेरी चचाजाद है, और दूसरी बात ये कि मेरे बाप ने 2 शादियां की हों या 4। तुम कौन होते हो बकवास करने वाली? वैसे भी तुम्हारी माँ तो इतनी बदनाम है, क्या मैंने कभी तुमसे उनके बारे में सवाल किया? वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, जबकि उसके चेहरे के तासुरात अभी भी साफ थे। सोहा लाजवाब हुई। जबकि बात उसकी अपनी माँ पर आई तो मारे खिफ़्फ़त के चेहरा सुर्ख हुआ था उसका। वो तो बचपन से ही अपनी माँ के बारे में ताने सुनती आई, और वो हमेशा सोचती थी कि ये दुनिया कितनी जालिम है, किसी को भी जीने नहीं देती। और आज जब उसे मौका मिला तो उसने भी उस जालिम दुनिया का हिस्सा ही बनना पसंद किया। अजीब असूल है ना इस दुनिया का, जब खुद पर बीतती है तो उसे अपने से ज़्यादा मजलूम कोई नहीं दिखता, लेकिन वही सब कुछ दूसरों के साथ करें तो कुरेद कुरेद कर ज़ख्मी कर देते हैं। आज के बाद इस टॉपिक पर कभी बात नहीं होगी, वो अब नॉर्मल लहजे में बोला। आज के बाद किसी भी टॉपिक पर बात नहीं होगी, वो गुस्से से कहती अंदर बढ़ी। वो हंसा था। चंद लम्हे पहले वाला गुस्सा ज़ाहिल हो चुका था, वो भी उसके पीछे बढ़ा था। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होता, सोहा ने गार्ड को इशारा किया। वो उसकी तरफ बढ़े। इससे पहले कि उस तक पहुंचते शाजिम ने हाथ उठाए। ओके ओके, नहीं जाता अंदर। शीशे के उस पार देखा, वो अभी भी वहाँ खड़ी उसे घूर रही थी। पीछे मुड़ने से पहले उसे फ्लाइंग किस दी थी उसने। वो गुस्से से एकदम बाहर आए। ये बंदा इस ऑफिस के आसपास भी नज़र नहीं आना चाहिए, गार्ड्स को कहकर वो फिर अंदर बढ़ी, जबकि उसने पीछे कहका सुना था उसका। खैरियत अम्मी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुम्हारा बाप देखो आया है या नहीं? एक तो मैं इस बैठक वाले तेरे से बड़ी तंग हूँ, से कोई ना कोई आके बैठ जाता है, ना उनको कोई काम है ना इनको कोई काम। जाओ सलीम से कहो आवाज़ दे उन्हें। मगर अम्मी, जा कहाँ रही हैं आप? तुम्हारी फूफो के घर। फाखरा बेगम ने अपने गिर्द शॉल लपेटते कहा। खैरियत, यूँ अचानक? तुम्हारे भाई के लिए हादिया का हाथ मांगने जा रही हूँ, हो सकता है डेट भी फिक्स कर रहा हूँ। अब तुम इश्तहार मत लगा देना, मैं नहीं चाहती कि वक्त से पहले किसी भी अरे गहरे को पता चले। अरे गहरे से मुराद यकीनन सोहा ही थी। अम्मी, किसी से कुछ पूछा भी नहीं और यूँ अचानक आपको हदिया का ख्याल कैसे आ गया? शनाया को हैरत हुई। किससे पूछना था? तुम्हारे बाप से पूछ लिया है मैंने। और भाई, इससे आप उससे मैं आके पूछ लूँगी। बेटा, जिस तरह का मुझसे पूछा है ना, वैसे ही तुम्हारे भाई से भी पूछ लेगी तुम्हारी माँ। ये पूछती नहीं, बताती हैं बस। जमशेद साहब कमरे में दाखिल हुए। अगर फुर्सत मिली गई है तो आते ही तंजों के तीर चलाना शुरू कर दें फिर आप। मेरी तौबा, जो मैं कोई तंज करूं? अल्लाह के करम से इस घर में इस हुनर का शर्फ सिर्फ आप ही को हासिल है। वो कानों को हाथ लगाते बोले। हाँ, मैं ही बुरी हूँ। चलो चलें, कि तैयारी कोई बाकी करनी है अभी आपको? नहीं बेगम साहिबा, चलें। वो बाहर की तरफ इशारा करते बोले। शनाया उनकी इस हरकत पर मुस्कुराई। भाई आए तो उसे कुछ पूछ लेना खाने का। जाते हुए वो उसे हिदायत देकर गई थी। बाबा जानी, एक बात पूछूं? सुल्तान आफंदी जो खबरें देखने में मसरूफ थे उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। जैसे इजाज़त दी हो। आपने जीनत की वल्दियत में अपना नाम क्यों लिखवाया? पूछ के वो बाप की जानिब गौर से देखने लगा। सुल्तान आफंदी के चेहरे के तासुरात बदले। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई है ये सब पूछने की? उल्टा उन्होंने उसके आगे सवाल किया। नहीं, वैसे ही। आपने चचा का नाम क्यों नहीं लिखवाया? वही पूछ रहा हूँ, इतने सालों बाद तुम्हें आज याद कैसे आ गई ये बात? वो अब सख्त लहजे में बोले। बस कभी ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। मैं तो यही समझता था कि ज़ैनब को एहसास महरूमी से बचाने को आपने ये किया। तो आज ये सवाल क्यों? एक बात बताऊं आपको मैं, ये बात मैं आज से नहीं कई सालों से जानना चाहता था कि आपने दूसरी शादी की। जानता था मैं कि आपने दूसरी शादी की।
मगर वो औरत आपकी ज़िंदगी में नहीं है अब, यही काफ़ी था मेरे लिए। हाँ, अफ़सोस हुआ कि मेरी माँ के होते दूसरी औरत आपकी ज़िंदगी में आई, मगर फिर यही सोचा कि उसके लिए आपने मेरी माँ को नहीं छोड़ा, बस यही जवाब था मेरे पास। वैसे भी आपकी ज़िंदगी थी, जैसे मर्ज़ी गुज़ारें, मगर मेरी माँ को कोई तकलीफ़ दिए बगैर। आखिरी बात पर सुल्तान अफंदी के चेहरे का रंग बदला, बाकी उन्हें हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि वो शाज़िम से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, तुमसे आज ये सब किसने कहा? मैं भी अपना सवाल दोहरा रहा हूँ कि ज़ैनब की वल्दियत में आपका नाम क्यों है? वो भी उन्हीं के लहजे में बोला। तुम अब बाप से सवाल करोगे? वो सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखते हुए रहा। जाहिर है अब बाहर वालों से तो करने से रहा, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। वो अपनी जगह से उठे, मगर फिर भी मुझे जवाब चाहिए। जब तुम सब जानते हो तो मुझसे पूछने का मकसद, क्योंकि मैं एक बार आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। बस कर दो शाजिम, मेरा फजूल में दिमाग खराब मत करो, वो चिल्लाए थे। ज़ैनब आपकी बेटी है, ये बात माँ को पता है? एक और सवाल, पता है, सब जानती है वो। और कुछ? वो सख्त लहजे में उसे घूरते बोले। यही अच्छी बात थी उन दोनों बाप बेटे की कि जो बात वो छुपाते जब तक छुपी रहे ठीक, जैसे ही सामने आए झूठ से काम नहीं लेते थे। शाजिम आगे बढ़ा, जब माँ कोई मसला नहीं तो मैं कौन होता हूँ मजीद कुछ कहने वाला। खैर छोड़ें, आप बताएं सोहा के घर कब जा रहे हैं? वो ऐसा ही था, लम्हों में बदलने वाला। बड़े इत्मीनान से मौजू बदला उसने, और सुल्तान आफंदी भी अच्छी तरह जानते थे कि आज के बाद वो कभी इस मौजू पर बात नहीं करेगा। आज शाम को वो मुस्कुराए, मैं भी चलूँगा आपके साथ, अपनी सासू माँ के मुंह से लाइव हाँ सुनना चाहता हूँ। सुल्तान आफंदी ने कहका लगाया, अपने बाप से 2 हाथ आगे हो तुम, नवाजिश, वरना ये बंदा नाचीज किस काम का। ज़ारा बेगम उस वक्त एक रेस्टोरेंट में सुल्तान अफंदी का इंतज़ार कर रही थी। तभी उन्हें दोनों बाप बेटा आते दिखाई दिए। सलाम, शाजिम ने करीब आते ही सलाम किया, मगर फिर चेहरा देखकर टिटका। अरे बाबा, ये तो, वो कहते कहते रुका, फिर अचानक उसने कहका लगा। सुल्तान अफंदी ने उसे घूरा, जबकि ज़ारा बेगम हवन्नकों की तरह उसका चेहरा तक रही थी। ये क्या हरकत है शाजिम? सुल्तान चेयर पर बैठते उसे डांटते बोले। सॉरी, वो दरअसल इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को देखकर जोश में कुछ ज़्यादा ही हो गया। आपको पता है कि मेरे बाबा का क्रश थी आप कभी? ज़ारा बेगम एकदम से सुर्ख पड़ी थी। शाजिम, तुम चुप करोगे? आ ही गए हो तो चुप करके बैठो। ओके, वैसे आप अपनी बेटी को ही साथ ले आती, चलो कुछ रौनक ही लग जाती। अब आप दोनों बातें करेंगे और मैं आप दोनों का मुंह तकूंगा। वो मुंह बनाते बोला, इनफ इज़ इनफ। इससे पहले के सुल्तान कुछ कहते वो चिल्लाई थी और सुल्तान से मुखातिब हुई, ये सब सुनने के लिए बुलाया है मुझे? अच्छा सॉरी, मैं उधर टेबल पर बैठ जाता हूँ, जब ज़रूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। बहुत मेहरबानी, सुल्तान अफंदी उसे देखते बोले। शाजिम के जाते ही ज़ारा बेगम गुस्से से हो रहे, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, ज़्यादा फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें देखे इकट्ठे। मतलब कि मैं सीधा मुद्दे पे आऊँ। दरअसल मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी यानी सोहा मेरी बहू बने। ज़ारा बेगम एकदम अपनी जगह से उठी। कुछ भी कहने से पहले मेरी बात गौर से सुन लो ज़ारा हमदानी, अपनी दूसरी बेटी से मिलना था ना तुम्हें, तो समझ लो कि ये शर्त है मेरी तरफ से। वैसे भी उससे मुझे बदनामी ही मिली है, उसे तो उसी दिन मार देता मैं, मगर तुम्हारी वजह से जिंदा है वो। तुम पे तरस खा लिया था मैंने। तुम निहायत घटिया और सफाक आदमी हो। अपनी ही बेटी के साथ कौन ऐसे कर सकता है? वो मेरी नहीं तुम्हारी बेटी है, और उसने ये बात साबित कर दिया। खैर, तुम्हें वक्त देता हूँ, सोच के बता देना, मगर जवाब सोच समझ के देना। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते उठे। 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दे देना। जबकि ज़ारा वहीं खड़ी सुन रही थी, जैसे उनकी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो गई थीं। एक खुशखबरी है मेरे पास तुम्हारे लिए सोहा। चलो शुक्र है, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। रचना का पता चल गया। दूसरी तरफ से सिद्रा की बात सुनकर वो एकदम सीधी हुई। कहाँ है वो? ठीक तो है? हाँ ठीक है, इस वक्त सियालकोट में है। चलो अच्छी बात है। सोहा, उसकी आज भी तुमसे उम्मीदें हैं। तुम्हारे लिए पैगाम है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना? पैगाम? क्या मतलब? तुम उससे मिली थी? नहीं, फ़ोन पे बात हुई थी। ये सब कैसे हुआ तुम्हें मिलकर बताऊंगी डिटेल। वैसे सोहा, मौका अच्छा है, शाजिम का ध्यान इस वक्त तुम पर है, उधर ध्यान भी नहीं होगा उसका। तुम उसे ऐसा उलझाओ कि जब उसको समझ आए तो पानी सर से गुजर चुका। फिलहाल तो उसने मुझे उलझा के रखा हुआ है। वो गहरी सांस लेते बोली, तुम अब हिम्मत हार रही हो वैसे? नहीं यार, बस थोड़ी देर सुकून चाहती हूँ, जो नसीब नहीं हो रहा। तुम उसे सवार मत करो हवासों पर, पुरसकून रहो, कुछ नहीं होता। वो उसे तसल्ली देते बोली, चलो ठीक है, मिलते हैं तो फिर बात करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखा करो। वो मुस्कुराई थी। ओके, तुम भी।
वो तो बहुत चमका ही रह गई थी जब अगले दिन उसने न्यूज़पेपर देखा। संडे था और इत्तेफाक से ज़ारा बेगम भी घर पर थी। वो उठी और माँ के कमरे में गई। जाते ही उनके सामने न्यूज़पेपर फेंका। क्या है ये? उनकी तरफ देखती वो गुस्से से बोली, क्या है ये और ये क्या तरीका है बात करने का? अम्मी, आप तो किसी सुल्तान अफंदी को जानती ही नहीं थी ना कल तक, तो फिर ये क्या है? वो अखबार की तरफ इशारा करते बोली। उन्होंने अखबार उठाया और जैसे ही खबर पढ़ती गई उनके चेहरे के तासुरात बदलते गए। खबर कुछ यूं थी, 23 साल बाद एक बार फिर मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल को मशहूर बिजनेसमैन सुल्तान अफंदी के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा गया। याद रहे, 23 साल नहीं, याद रहे कि 23 साल पहले उनके अफेयर के खूब चर्चे थे। मगर ज़ारा हमदानी कोई पहली नहीं थी, बल्कि सुल्तान अफंदी के बहुत से अफेयर्स रह चुके हैं और भी बहुत कुछ लिखा गया था। ज़ारा बेगम का दिमाग माउफ हो रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, उनके लिए ये कोई ख़ास बात नहीं थी। उनके बारे में ऐसी बातें छपती रहती थी, मगर वक्त और मौका गलत था ये बहुत। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ये सब कुछ पहली बार छपा है मेरे बारे में। वो खुद को कदरे नॉर्मल करते बोली। अम्मी, बात ये नहीं है कि ये आपके बारे में पहली बार छपा है या आखिरी बार। बात यह है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ के चेहरे पर नज़रें गाड़े वो बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बकवास है ये सब। मैं किसी सुल्तान अफंदी को नहीं जानती। पता नहीं क्या मिलता है इनको ये सब छाप कर। उन्होंने नज़रें चुराते हुए कहा, मैं तो बच्ची हूँ ना, जैसे सच और झूठ का तो फ़र्क ही नहीं पता मुझे। वो अब की बार तंजिया अंदाज में बोली, तुमने क्या करना है जान के? मैं अगर जानती भी हूँ सुल्तान अफंदी को, तो तुम्हारा क्या लेना देना है इससे? उस शख्स से दूर ही रहो तुम तो बेहतर है। वजह जान सकती हूँ कि क्यों? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि वो कैसा इंसान है। तुम्हें भी उसकी भूल नहीं है। बाकी मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सख्त लहजे में कहकर उन्होंने खुद को मसरूफ़ कर लिया था फ़ोन में, गोया कि अब वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उसने 2 मिनट तक माँ को घूरा, फिर वापस मुड़ गई। जाते हुए दरवाजे को ज़ोर से बंद करना नहीं भूली थी, जो कि इस बात की निशानी था कि उसे सख्त गुस्सा था अपनी बात का जवाब ना मिलने पर। क्या हुआ है? ऐसे क्यों घूर रहे हो अखबार को इतनी देर से? क्या कोई ख़ास खबर है? बाप को काफ़ी देर से अखबार में महव देखकर आखिरकार उसने पूछ ही लिया। बाप को काफ़ी देर से अखबार में महव देख आखिरकार उसने पूछ ही लिया। सुल्तान अफंदी ने अखबार उसके आगे फेंका, गोया के खुद ही पढ़ लो। उसने आगे बढ़कर अखबार पकड़ा। पहली नज़र उसकी उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें उसका बाप और सारा हमदानी आमने सामने बैठे थे। उसने साथ लिखी खबर पढ़ी और फिर एक ज़ोरदार कहका लगा, वाह बाबा जानी, आप तो छा गए। पता है आइडियल हैं आप मेरे। किसी दिन ऐसी न्यूज़ मेरी भी छपी होनी चाहिए। वो वो अभी भी हंस रहा था, जो कि मेरे जीते जी तो मुमकिन नहीं। सुल्तान अफंदी ने उसे घूर के कहा, क्या मतलब? ये खबर आपने खुद? उसने बात अधूरी छोड़ी। और क्या तुम्हें मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि खुलेआम रेस्टोरेंट में मिलूंगा और ख़बर नहीं छपेगी? इसका मतलब कि आप अपने पुराने हिसाब किताब चुकते कर रहे हैं। मैं तो समझता था कि कमीनगी में बस मैंने PhD किया, मगर आप तो मेरे भी उस्ताद हैं। अच्छा सॉरी। बाप के घूरने पर उसने एकदम दांतों तले जबान दबाई थी। वैसे बाबा जानी, इस मामले में मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। शर्म तो नहीं आती ना? बाप हूँ मैं तुम्हारा, बंदा थोड़ा ही लिहाज कर ले। क्या करूँ, शर्म के मामले में बाप पे चला गया हूँ ना। वो कहकर बाहर की तरफ भागा, जबकि सुल्तान अफंदी ने पहले तो गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर अचानक उनका कहका निकला, हाय क्या मसला है? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी यार, साइलेंट मोड पर था, पता ही नहीं चला। क्या हुआ है? आज तो छुट्टी है, फिर भी क्यों 12 बजे हुए हैं तुम्हारे मुंह पर? सिद्धरा उसके पास बेड पर बैठते बगौर उसका चेहरा देखते बोली, सुस्ती की वजह से है शायद। बहन, सुस्ती का कुछ करो, क्योंकि अब तुम्हें फुर्ती से काम लेना होगा। क्यों खैरियत? क्योंकि अब तुम्हें फुर्ती से काम लेना होगा। क्यों खैरियत? फिर कोई मनहूस खबर तो नहीं? नहीं, अच्छी खबर है। रचना इस वक्त इस शहर में मौजूद है। इस शहर? कल तो तुम कह रही थी कि वो सियालकोट में है। सियालकोट थी, अब नहीं है। भाग आई है वो उधर से, अपने माँ बाप से चोरी छुपे, क्योंकि उसे शाजिम को सज़ा देनी है और उसके माँ बाप इस हक में बिल्कुल भी नहीं है। सोहा ने गहरी सांस ली। इस वक्त वो कहाँ है? तुम तक कैसे पहुंची? तुम तक पहुंचना था उसे। तुम तक पहुंचने के लिए मुझ तक आई है। बकौल उसके किसी जानने वाली ने बताया, और उस वक्त वो मेरी जानने वाली के घर पर है। मगर वो तुमसे मिलना चाहती है, उसकी एक ही जिद है। सोहा ने सर हाथों में गिराया। क्या हुआ? डाउन लग रही हो? लगता है आज का अखबार नहीं देखा तुमने। नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। क्यों, कोई ख़ास खबर है? वो उठी और अखबार लाकर उसके सामने रखा। लो पढ़ लो, आज नहीं तो कल तुमने मुझसे सवाल तो करना ही है। अभी देख लो। अखबार उसके सामने रखती वो तल्ख लहजे में बोली। सिद्धरा ने खबर पढ़कर अखबार साइड पर रखा।
पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम इस वजह से परेशान हो रही हो? सोहा, तुम कब इन छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगी हो? सिद्रा, ये छोटी बात है। पता नहीं क्यों पहले मुझे कभी फील नहीं होता था, मगर जब से मैं इधर आई हूँ मुझे ये सब बातें पूरी तरह फील होती हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है इन बातों से। उनके बारे में कुछ भी गलत छपता रहे बुरा लगता है मुझे। अब उनका ये काम है, उनके बारे में ये सब कुछ तो छपता रहा है, हमेशा छपता रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि ये सब कुछ ना हो तो उनका काम छुड़वा दो। छुड़वा सकती हो? सोहा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। नहीं तो फिर मेरी जान, दिल मजबूत करो और मजबूत दिल से बर्दाश्त करो ये सब। अच्छा छोड़ो, रचना से मिलना है, कब और कहाँ है वो? ये तो तुम डिसाइड करोगी। बता दो मुझे, मैं भेज दूंगी उसे। चलो मैं तुम्हें जगह बता दूंगी, बाकी बाकी चाय वगैरह तो पी के आई होगी ना तुम? हाँ पता था मुझे इस कंजूस का। तुम मुझे पिलाओगी नहीं? अच्छा बैठो, बना के लाती हूँ। क्या याद करोगी? वो मुस्कुराते अपनी जगह से उठी, जबकि सिद्रा भी उसके पीछे किचन की तरफ लपकी थी। वो इस वक्त किसी होटल रूम में थी और पिछले 2 घंटे से वहाँ बैठी रचना का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। सोहा, शनाया तुम्हारी तरफ है? दूसरी तरफ मोहित की फिक्रमंदाना आवाज़ सुनाई दी। नहीं। क्यों, वो बाहर गई थी क्या? नहीं। क्यों, वो कहीं बाहर गई थी? वो यूनिवर्सिटी से अभी तक क्यों वो कहीं बाहर गई थी? वो यूनिवर्सिटी से अभी तक वापस नहीं आई। शाम के 5 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वो तो टाइम पे आ जाती है। उसकी फ्रेंड से पता किया? वो परेशानी में बोली। उसकी फ्रेंड से पता किया? वो परेशानी से बोली। मुझे उसकी किसी फ्रेंड का पता नहीं, तुम पता करो अगर किसी को जानती हो तो। हाँ मैं पता करती हूँ, फिर बताती हूँ। परेशान ना हो, अपनी किसी दोस्त की तरफ होगी। अभी फ़ोन बंद ही हुआ था कि अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, सुना है प्रोसिक्यूटर साहिबा की आज किसी से मुलाकात होने वाली थी। दूसरी तरफ से आवाज़ सुन उसके माथे पर बल पड़े। तो वो उसकी बात समझे बगैर बोली। तो ये कि अब तुम्हारे बजाय उसकी मुलाकात मुझसे होगी। उसके दिमाग में घंटी बजी। वो ठिठकी। मतलब साफ साफ बोलो। साफ साफ ये कि मैंने सोचा कि तुमसे पहले उसकी मुझसे मुलाकात होनी चाहिए। आखिर को वो भी मेरी कुछ लगती है। मेरा भी कभी रिश्ता था उससे दिल का। नहीं समझी? अरे यार, रचना सिकंदर की बात कर रहा हूँ। बड़े आराम से वो मुकाबिल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ा गया था। सोहा का सांस रुकने को था। रचना तुम्हारे पास है? वो ठहर ठहर कर बोली। जी जनाब। देखो शाजिम, अगर उसे कुछ भी हुआ तो। अभी उसकी बात जुबान में ही थी कि वो दरमियान में बोला। किसको? रचना को या शनाया जमशेद को? शनाया? वो कहाँ से आ गई? अचानक याद आने पर उसका सर घुमा। वो रचना को तो भूल ही गई थी। बहुत हल्के में ले लिया था वकील साहिबा तुमने शाजिम को। अब रचना या शनाया, फैसला तुम्हारे हाथ में। फ़ोन बंद हो गया। वो चीखी थी। कई बार उसने उसका नंबर ट्राई किया मगर नंबर बंद जा रहा था। जल्दी से बाहर की तरफ भागी। खौफ से वो पसीने से शराबूर थी। उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया। वो कुर्सी से बंधी थी। कमरे में रोशनी ही रोशनी थी। अचानक आंख खुलने पर उसकी आंखें चुंधियाँ। हैरत की बात, उसके हाथ ढीले बंधे हुए थे। उसने कमरे में इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो उसे साइड पर एक टूटा हुआ टेबल नज़र आया जिस पर उसका मोबाइल रखा था। उसकी पहली कोशिश पर ही उसके हाथ खुल गए। वो हैरान हुई। खैर कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। फ़ौरन फ़ोन की तरफ लपकी। फ़ोन उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर दरवाज़ा बंद था। वो किसी को पुकारते पुकारते रुकी। हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ देखा, फिर जल्दी से नंबर ढूंढने लगी मगर जल्दी में उसे मिला नहीं। उसके बाद उसके पास एक ही शख्स का ऑप्शन था। उसने उस शख्स को फ़ोन मिलाया। पहली ही पल पर फ़ोन उठा लिया गया। कितने अफसोस की बात है ना, तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। और किस्मत का खेल देखो, एक बार फिर हम दोनों आमने सामने हैं। और मज़े की बात, तुम जिंदा हो। और इस वक्त एक कॉल कोठरी में रचना के सामने वो बैठा था, जबकि वो अभी अभी होश में आई थी। वो एक कुर्सी पर थी। गर्दन एक तरफ ढलकने की वजह से दर्द कर रही थी। उसे बांधा नहीं गया था। उसने नफरत से सामने बैठे शख्स को देखा। एकदम उसकी तरफ लपकी। जितनी फुर्ती से वो उसकी तरफ लपकी उतनी ही फुर्ती से शाजिम ने उसके हाथ अपनी मुट्ठियों में दबोचे थे। अरे मेरी जान, इतनी भी क्या जल्दी है? 2 मिनट बैठकर आराम से बात भी हो सकती है। जंगली बिल्ली की तरह रिएक्ट करोगी तो मुझे भी फिर वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा तुम्हें, जो मैं नहीं चाहता। बैठ जाओ सुकून से। उसे कुर्सी पर पीछे धक्का देते वो धाड़ा था। आखिर में उसकी दर्द से चीख निकली। मार दो मुझे। वजह? बड़े आराम से पूछा गया। क्योंकि मैं जिंदा बच गई तो तुम्हें मार डालूंगी। वो शोला बरसाती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए शाजिम ने कहका लगाया। बहुत अच्छा जोक था। अगर मारना ही होता तो उस दिन क्यों नहीं मारा? इतनी बेबस थी उस दिन, और आज भी वैसे की वैसे ही बेबस हो। गलत। हाँ थी उस दिन मैं बेबस, क्योंकि उस दिन मुझे अपनी इज्जत का डर था। हो गई थी बेबस मैं, मगर आज क्या है मेरे पास?
कुछ भी नहीं है, किसी बात का डर नहीं है मुझे, हत्ता कि अपनी जान का भी। और तुम्हें मारने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा जाऊंगी, वो नफरत से बोली। ओह, अच्छा लगा मुझे ये चैलेंज करता लहजा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा अपना ही कसूर है। निकाह की ऑफर की थी ना तुम्हें, मगर नहीं, इज्जत रास ही नहीं आई तुम्हें। जाहिर है अब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी तो करना ही थी ना। वैसे इमेजिन करो, कल को कोई तुम्हारी बेटी को भी यही कह रहा होगा। वो मुस्कुराती आंखों से बोल रही थी। मुकाबिल के माथे पर बल पड़े, उसने मुट्ठियां भींची, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को नॉर्मल कर गया, मुस्कुराया। शाजिम, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होता मेरी जान। आगे बढ़कर 2 उंगलियों से उसके रुखसार को टच करना चाह, वो रुख फेर गई। मुस्कुराते हुए उसने हाथ पीछे कर लिया। वैसे उस प्रोसिक्यूटर के साथ क्या प्लान कर रही थी तुम? मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसे कोई नुकसान न पहुँचाऊँ, प्यार से पेश आऊँ उसके साथ, उतना ही वो मुझे कमीनापन करने पर उकसा रही है। अच्छी खासी हमारी लव स्टोरी शुरू होने वाली थी, मगर नहीं चैन आया तुम्हें, डाल दिया ना रंग में भंग। वो अफसोस से सर हिलाते बोला। रचना के सर से गुजरी थी उसकी बातें। लव स्टोरी पर उसने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। घूर क्या रही हो अब? दिल तो कर रहा है तुम्हारे सर पे कुछ मार डालूं, मगर फिर ख्याल आया कि तुम ही तो हो जिसकी वजह से वो मुझे मिली। तुम्हारी वजह से ये लव स्टोरी शुरू हुई, उसके लिए माफ़ किया तुम्हें। अब सारी ज़िंदगी तुम इधर ही रहोगी, वो कहकर बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि वो पीछे भागी, मगर उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। कितनी ही देर वो दरवाज़ा पीटती रही, मगर बेसुध। सोहा का दिमाग माउफ हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। सही मायनों में वो कांप गई थी। आने वाले लम्हों का सोचकर वो सीधी सिद्रा के पास गई, उसे सारी सिचुएशन बताई। सोहा, रिलैक्स, ये वक्त पैनिक होने का नहीं है। कुछ नहीं होगा। शनाया को क्या चाहता है वो, उसे एक बार पूछो। कैसे पूछूं? जिस भी नंबर से उसने मुझे कॉल्स किए हैं सारे बन जा रहे हैं। उसने सर हाथों में गिराया, आंखें सूखती। तो वेट करो, वो खुद कॉल करेगा तुम्हें, कुछ नहीं कहेगा वो किसी को भी। फिलहाल उसने तुम पर फैसला छोड़ा है। सिद्रा ने कंधे से पकड़कर उसे अपने साथ लगाया। तभी फोन की स्क्रीन जगमगाई। सोहा ने फोन देखकर साइड पर रख दिया। किसका फोन है? मोहित का। तो अटेंड क्यों नहीं कर रही? हिम्मत नहीं है, क्या कहूँगी उसे, कोई जवाब भी नहीं है मेरे पास उसको देने के लिए। वो मुरझाई आवाज़ में बोली। फोन बज बज कर बंद हो चुका था। अभी 2 ही मिनट गुजरे होंगे बमुश्किल के, एक बार फिर फोन की घंटी बजी। सोहा, उठा लो, कुछ भी कह दो, परेशान हो रहे होंगे वो। उसने ना चाहते हुए भी फोन सामने किया। स्क्रीन पर गैर शनासा नंबर देख वो ठिठकी। तो फिर क्या सोचा है तुमने ज़ारा हमदानी साहिबा? मिलना है अपनी दूसरी बेटी से या फिर नहीं? वो जो कल से उसकी कॉल्स अवॉइड कर रही थी, आखिरकार तंग आकर अटेंड कर ली। दूसरी तरफ से सुल्तान अफंदी की बात सुन उसने लब भींचे। नहीं, यकलफ्सी जवाब आया। मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस दुनिया में रहे या अगले जहान चली जाए? ज़ारा बेगम का बात सुनकर दिल धड़का था। उनके चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को नॉर्मल कर गई। सख्त लहजे में बोली, नहीं, बेहतर होगा कि अब मुझे तंग मत करो। वो तुम्हारी बेटी है, जो करना है करो। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर गई, जबकि उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो बेटी जिसे देखने के लिए वो 22 साल पल पल तड़पी थी, आज कैसे एक लम्हे में उससे दस्तबरदार हो गई थी वो। उन्हें आज भी याद था वो जिस दिन ज़ैनब की पैदाइश हुई थी, अस्पताल में थी। उनकी आंख खुली तो पता चला कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है, मगर बेटी को सुल्तान और उसकी बीवी घर ले जा चुके थे। उनके दिल पर क्या गुजरी उस वक्त वो वही जानती थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बेटी की एक झलक देखने के लिए सुल्तान अफंदी के घर गई थी। उसके सामने हाथ जोड़े, तब जाकर चंद लम्हों के लिए ज़ैनब को उनकी गोद में दिया गया। और दूसरी तरफ सोहा थी, जिसे वो खुद छोड़ आई थी, सिर्फ अपनी अना की खातिर। उसने जल्दी से कॉल पिक की कि कहीं कट ही ना जाए। वाह, आज तो लग रहा है जैसे वकील साहिबा मेरी कॉल के ही इंतज़ार में थी। शनाया कहाँ है? ठीक है, फिलहाल तुम सुनाओ, अकल ठिकाने आई अभी तक या नहीं? जो भी बात थी, जो भी कुछ था, हम दोनों के दरमियान था। तुम शनाया को क्यों बीच में लेकर आए? बहुत मासूम है वो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब शनाया और रचना में से शनाया को चुना तुमने? गुड, मेरे ख्याल में तुम्हें शनाया को ही चुनना था। आखिर को बहन है वो तुम्हारी, रचना क्या लगती है तुम्हारी? एवं गले पड़ा ढोल बजा रही थी तुम। सोहा को रचना का ख्याल आया कि वो भी तो उसके पास थी। अब क्या चाहते हो तुम उससे? सारी जिंदगी तो तबाह कर दिया तुमने उसकी। बकौल तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में, पैसों से जो चाहे खरीद सकते हो। फिर उससे क्यों डर रहे हो? फिर डर क्यों रहे हो उससे? क्या बिगाड़ लेगी वो लड़की तुम्हारा? तुम इतने बुज़दिल निकलोगे अंदाज़ा ना था मुझे।
उसका लहजा तमस्खराना था। पैसों से जो चाहे खरीद सकते हो, फिर उससे क्यों डर रहे हो? क्या बिगाड़ लेगी वो लड़की तुम्हारा? तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मुझे अंदाज़ा ना था। उसका लहजा तमस्खराना था। कम से कम शाजिम को यही लगा था। उसके बुज़दिल कहने पर उसे गुस्सा आया था। सही कह रही हो, क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा? वो कुछ सोचते हुए बोला, साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। सोहा ने भी फ़ोन साइड पर रखकर गहरी सांस ली। क्या कह रहा था? सिद्रा उसे देखते हुए पूछ गई। कुछ समझ नहीं आई कि वो चाहता क्या। तुम मोहित को बता दो कि उसे लेकर पुलिस में रिपोर्ट करवा दे गुमशुदगी की। क्या होगा उससे? सिर्फ बदनामी मिलेगी और कुछ नहीं। उसने पीछे को टेक लगाई। सिद्रा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद को कितना बेबस महसूस कर रही हूँ। सिद्रा ने लाचारगी से उसकी तरफ देखा। तसल्ली देने के लिए उसके पास भी कुछ नहीं था। मोहित शाम से सड़कों की खाक छान रहा था। सब जगह पता कर चुका था, जहाँ जहाँ उसे लगता था वो जा सकती है, मगर शनाया का कहीं अता पता ना था। ऊपर से सोने पे सुहागा। सोहा भी फ़ोन अटेंड नहीं कर रही थी। रात तकरीबन 10 बजे वो घर आया। उसे अकेले आता देख और उसके तासुरात देख सारे घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का मुंह तक रहा था, मगर मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुछ भी कहने से डर रहे थे। सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। सब उसकी आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हुए। वालेकुम अस्सलाम, मोहित ने जवाब दिया। जमशेद साहब तो होश से ही बेगाना लग रहे थे। फाखरा बेगम ने उसे देखकर मुंह फेरा, जबकि जुनेद साहब अभी भी उसे तक रहे थे। सोहा, कुछ पता चला शनाया का? मोहित उसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि कुछ भी जवाब देती, उसे अपने उकब से आवाज़ सुनाई दी। भाई! वो रोते हुए आकर मोहित के गले लगी। सोहा को हैरत का झटका लगा। वो फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि वाकई में शनाया ही उसके सामने थी। वो बारी बारी सबके गले लग रही थी। सोहा तब होश में आई जब वो उसके गले आ लगी। कहाँ थी तुम? मोहित ने अचानक आगे बढ़कर उसे सोहा से अलग किया और इतने सख्त लहजे में पूछा कि शनाया अंदर तक कांप गई, जबकि सोहा भी मोहित के इस अंदाज पर हैरान हुई थी। जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ गईं, जहाँ पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स खड़ा था। वो कदम उठाता आगे बढ़ा, मगर उसके साथ शख्स को देख सोहा का मुंह खुला था। उसने सोहा को देख आंख विंक की और साथ ही दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। वो रुख फेर गई। शुक्र करें आपकी बेटी सही सलामत वापस आ गई। अगवा किया गया था, इसे बाजियाब करवा के लाए हैं हम, और इस सब का क्रेडिट इनको जाता है। इंस्पेक्टर ने साथ खड़े शाजिम को इशारा किया, जिसने हल्का सा सर को खम किया। अगवा किसने किया था? जमशेद साहब आगे बढ़े। ये तो हमें नहीं पता अभी तक कि किसने किया, मगर जल्दी मालूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर, और आपका भी। उन्होंने शाजिम की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसने फौरन थाम लिया। शाजिम आफंदी कहते हैं मुझे, मुस्कुराते उसने तारुफ करवाया। सोहा ने आंखें बंद की, जबकि जुनेद साहब और मोहित ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप जानते हैं हमें? मेरा मतलब है कि किसी को भी? मोहित ने पूछा। शाजिम ने एक नज़र सोहा की तरफ देखा। जी, शनाया मेरी जूनियर है, हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। खैर, मेरी तो डिग्री मुकम्मल हो गई। शनाया ने मुझे कॉल की थी मदद के लिए। हम लोग नंबर ट्रेस करवा के इसके पास पहुंचे। मुझे लगता है अगवा करने वाले काफ़ी अनाड़ी थे। आखिर में उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलें, जो भी था, शुक्र करें कि बच्ची की जान बच गई। इंस्पेक्टर बोला। आए बैठें, चाय पानी हो जाए। फाखरा बेगम, उठो, चाय का इंतज़ाम करो। जमशेद साहब ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए फाखरा बेगम से कहा। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है, ख्याल रखिएगा आप। शाजिम ने हाथ के इशारे से मना किया और साथ ही बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जाते हुए एक उचटती हुई निगाह सोहा पर डालना नहीं भूला था। अचानक दरवाजे से मुड़कर वापस आया। शनाया, तुम्हारा फ़ोन गाड़ी में ही भूल आई थी तुम। उनके जाने के बाद सोहा ने भी बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। सोहा, आवाज़ पर वो पलटी। सामने जुनेद साहब उसे देख रहे थे। कहीं नहीं जाओगी तुम, इधर ही रहोगी। अगर सामान वगैरह मंगवाना है तो ड्राइवर ले आएगा सुबह। जुनेद साहब ने एक नज़र उसे देखते कहा, और वो कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि वो जहाँ थी वहीं की वहीं जम गई। वेलकम। मोहित की आवाज़ पर वो होश में आई। मैं आज आप ही के कमरे में सोऊंगी। शनाया उसकी तरफ बढ़ी, उसका हाथ पकड़ा, जबकि वो मरे कदमों के साथ कमरे की तरफ बढ़ी। फाखरा बेगम वहीं खड़ी नाक मुंह चढ़ाती रह गई। उन्हें उस घर में वो एक आंख नहीं भा रही थी। शनाया, तुमने मोहित को कॉल क्यों नहीं की? उस शख्स को ही क्यों की? वो कमरे में आकर उस पर भड़ास निकालने लगी। अब भी मैंने भाई को ही कॉल करनी थी, मगर उनका नंबर मुझे मिल नहीं रहा था जल्दी में। फिर मैंने इनको फ़ोन कर दिया। उसका नंबर जल्दी में मिल गया था तुम्हें? शनाया, क्या लगा तुम्हें? तुम्हें ये नहीं लग रहा कि खेल खेला गया है तुम्हारे साथ? वो इतने बेवकूफ़ थे कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास रख गए और ऊपर से हाथ भी ढीले बांधे।
मुझे नहीं पता आपी, वैसे मेरे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? आप एवें खामखा में वहम ना पालें और प्लीज़ वकील बनने की कोशिश ना करें। छोड़ें सब, पुलिस पता कर लेगी। इतने दिनों बाद आप आई हैं, बातें करते हैं ना। आपको पता है मैं आज कितना डर गई थी। वहाँ एक-एक पल मैंने कैसे गुज़ारा। सोहा को एहसास हुआ था कि वो गलत वक़्त पर सारी बातें कर रही थी। वो अपनी पोज़ीशन कभी भी उनके सामने ज़ाहिर नहीं कर सकती थी। उसने आगे बढ़कर उसे खुद के साथ लगा। शुक्र है कि सब ठीक हो गया। अगले दिन सुबह ड्राइवर उसका सामान लेने गया तो ज़ारा बेगम को पता चला सोहा के बारे में। वो सख्त परेशान हुई। उन्होंने उसे कॉल की मगर वो कॉल काट गई। सोहा का ख्याल था कि वो खुद मिलने जाएगी और सारी सिचुएशन क्लियर करेगी। फ़िलहाल फ़ोन पर वो कोई जवाब नहीं दे सकती थी। वो ऑफिस गई तो उसे शाजिम ऑफिस के बाहर खड़ा दिखाई दिया, क्योंकि अंदर तो उसे गार्ड ने जाने नहीं देना था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? इंतहाई चीप और थर्ड क्लास, उसने कहका लगाया। और यही थर्ड क्लास सरप्राइज़ तुम्हें शॉक कर गया, है ना? सीने पर बाजू बांधता वो उसके सामने खड़ा हुआ बोला। हैरान थी मैं कि इतना थर्ड क्लास प्लान तुम्हारे जहन में आया कैसे। मैं तो समझती थी कि तुम काफ़ी अक्लमंद होगे। क्या करूं, लोगों को गिराने के लिए उनके मयार तक आना पड़ता है। बड़े आराम से जवाब दिया गया। लोगों को गिराने के लिए उनके मयार तक भी वही आते हैं जिनका अपना कोई मयार नहीं होता। खैर, तुम्हें ये सब करके क्या मिला? वो उसके मयार वाली बात पर हंसा। तुम्हें वाकई में अभी नहीं पता चला क्या? चलो थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, तुम बस तैयारी पकड़ो शादी की। उसने जब्त किया था। रचना कहाँ है? उसकी फिक्र ना करो, उसे जहाँ होना चाहिए वो वहीं पर है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए शाजिम, आपका हुक्म। सर आंखों पर, सर पर हाथ मारता मुस्कुराते वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। एक झलक देखनी थी, देख लिया, अब जा रहा हूँ। सोहा को गुस्सा नहीं आया, उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसका काम ही यही है। सो इस तरह की बातें इग्नोर करना शुरू कर दी थी ने उसने उसकी। वो भी ऑफिस में आकर बैठी थी कि फ़ोन बजा। मैम, एक औरत और एक आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। काफ़ी देर से इधर बैठे हैं, ज़िद लगाई है कि आपसे मिल के ही जाना है। भेज दो अंदर। कहाँ है हमारी बेटी? अंदर आते ही सिकंदर साहब गुस्से से बोले। सोहा हैरान हुई। क्या हो गया है? आराम से, कौन सी बेटी? रचना कहाँ है? अब की बार औरत बोली। ओ, आप रचना के वालिदैन हैं, आए बैठे। तुम बस ये बताओ हमारी बेटी कहाँ है? उसे वर्गला कर लाई हो ना तुम इधर। देखें, आपको बेहतर पता होगा कि आपकी बेटी कहाँ है और वो क्या चाहती थी, ये भी जानते होंगे आप। फिर वर्गलाने की बात ही नहीं कर सकते आप। मुझे तो हैरत हो रही है कि कैसे माँ बाप हैं आप। पैसे के लिए कितनी आसानी से सौदा कर दिया बेटी की इज्जत का। उसकी कैफियत को एक बार तो समझते, आज ये नौबत ना आती फिर। मोहतरमा, हमें सबक देने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते? ढंढोरा पीटते, सबको बताते कि हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे अब। तुम लोगों के लिए बातें करना बहुत आसान है, मगर जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है। आप मुझे सच सच बताएं, कहाँ रखा है हमारी बेटी को, वरना नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी। सिकंदर साहब हाँफते हुए बोले। मेरे पास नहीं है आपकी बेटी, वो इस वक्त शाजिम के पास है। जाएं उसके बाप के पास, उसी से पैसे लिए थे ना आपने, पूछें अब जाकर उससे। आपके लिए ये सब मजाक है, हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है। प्लीज़, वो इल्तजाई लहजे में बोले। सोहा ने उनकी आंखों में वाज़ेह बेबसी देखी। मजाक नहीं, यही सच है। वो दोनों उठे और चुपचाप बाहर निकल गए। क्या ये सब सुल्तान आफंदी धाड़े थे? वो जो टीवी के सामने दोनों बाप बेटा बैठे सामने न्यूज़ देखकर हक्का बक्का रह गए। शाजिम के तो वहमो गुमान में भी नहीं था। आपके सामने ही है जो भी है बाबा जानी, शाजिम नज़रें फेर कर बोला। वो लड़की मीडिया तक कैसे पहुंची? एक बार फिर वो सख्त लहजे में बोले। मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी भेजा है उसे। तुमने उसे छोड़ा था ना, क्यों मारा क्यों नहीं, जब पता था कि उसके क्या इरादे हैं? फिर भी मैंने वैसे ही बस छोड़ दिया कि क्या बिगाड़ लेगी, मगर इतनी तेज निकलेगी अंदाजा ना था। तुम्हें अंदाजा किस बात का होता है? हाँ, तुम्हारी नज़रें उस वकील से हटेंगी तो तुम्हें कुछ नज़र आएगा ना। सारी समझ बूझ तो उसने ख़त्म कर दिया तुम्हारी। उन्होंने रिमोट उसके सामने सोफे पर फेंका, जबकि शाजिम ने गुस्से से टीवी की स्क्रीन पर नज़र आती उस लड़की को घूरा जो बड़े एतमाद से बोल रही थी और मीडिया के सवालों के जवाब दे रही थी। उसके खिलाफ तो गोया जहर उगल रही थी। वो कोई और नहीं, शनाया सिकंदर ही थी। सोहा, कहाँ हो तुम इस वक्त? कहाँ हो सकती हूँ इस वक्त? क्यों, खैरियत? मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता? रचना का कोई अता पता है तुम्हें? वो मीडिया तक पहुंच गई है और उसने शाजिम के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। क्या पागल हो गई है वो? इस तरह कैसे? मारी जाएगी ये लड़की। तुम देखो, अभी भी लाइव आ रही है, मैं तुम्हें लिंक सेंड करती हूँ। वो हैरान हुई थी कि वो तो शाजिम के पास थी, फिर कैसे? वो जो कुछ भी हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। इतनी देर में सिद्रा का मैसेज आया। लिंक खोल कर देखा तो वाकई वो रचना थी।
प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई गई थी। ये क्या किया रचना, ये सब कुछ बात की बात थी। पहले तुम्हारी सिक्योरिटी ज़रूरी थी। वो बुड़बुड़ाई। उसने बैग उठाया और उस जगह पहुंचने के लिए रवाना हुई। उसे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले पहले वहां पहुंचना था। अब सुल्तान आफंदी पागलों की तरह चक्कर लगा रहा था, कभी इधर कभी उधर। फिर उसने किसी का नंबर मिलाया। मुझे ये लड़की मुर्दा चाहिए, यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जानी चाहिए। अभी और इसी वक्त उधर खड़े उसका तमाम कर दो काम, क्योंकि अगर ये इधर से जिंदा बचकर निकल गई ना, बाद में बहुत मुश्किल होगी। और पता करो ये कैसे पहुंची मीडिया तक, कौन साथ दे रहा है इसका। 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, समझे। वो बोल नहीं धाड़ रहे थे। फ़ोन बंद करके सोफे पर फेंका। उन्हें उस वक्त तक हज़ारों कॉल्स और मैसेजेस आ चुके थे इस बारे में पूछने के लिए। शाजिम को उन्होंने घर से निकलने से सख्ती से मना कर दिया था। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि उनकी ज़िंदगी में तहलका मच चुका था। मैं उधर हमदर्दी बटोरने नहीं आई, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जानती हूँ पता नहीं मैं अब जिंदा भी रहूँगी या नहीं, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मर भी गई तो कोई उस जलील इंसान का गिरेबान पकड़े। मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसका उसके माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया, उनका मुंह भी पैसे देकर बंद करवा दिया गया। क्या पैसे में इतनी ताकत है कि कोई भी जुर्म करो, किसी का कत्ल करो, रेप करो, जुल्म की इंतहा कर दो, मगर आपको पूछने वाला कोई भी नहीं। चंद पैसे दो और आगे बढ़ जाओ। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा। मेरी उम्मीदें अब आप लोगों से वाबस्ता हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये उम्मीद नहीं टूटेगी। वो चुप हो गई थी सब कुछ कहकर। बकौल आपके ये सब 2 माह पहले की बात है, आप तब क्यों नहीं बोली। क्यों याद आया आपको ये सब कुछ, सहाफ़ी की तरफ से पूछा गया। आपने शायद गौर से पहले सुना नहीं। मुझे बोलने ही कब दिया गया। पहले मेरे माँ बाप को पैसे देकर चुप करवाया गया। मैं अपने माँ बाप से बगावत करके आई हूँ इधर, क्योंकि मुझे उस शख्स का गिरेबान पकड़ना, इतनी आसानी से नहीं छोड़ना उसे। आखिर में वो दांत चबाकर बोली। और भी बहुत से सवालात किए गए जिनके वो जवाबात दे रही थी कि अचानक उसे सामने सबसे पीछे खड़ी सोहा नजर आई, जो उसे हाथ से इशारा कर रही थी। सब कुछ खत्म करके वो उसकी तरफ आई थी। सोहा ने उसका हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया। कहीं नहीं जाना मुझे, मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालें, जाएं यहाँ से। वो नज़रें फेर कर बोली। शायद वो बदगुमान हो चुकी थी उससे, शाजिम की बातों की वजह से। जो कुछ भी कहना है तुमने वहाँ जाकर कह लेना, फ़िलहाल चलो मेरे साथ। और रही बात मुश्किल में डालने की, तो उसकी तुम फिक्र मत करो, मुझे हैंडल करना आता है। निशाना ले लिया गया था उसका, बस चंद सेकंड की बात थी। मैं भी हैंडल कर सकती हूँ सब कुछ, मेरी फिक्र मत करें आप। वो कहकर मुड़ी थी। सोहा ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। उसे एकदम से इतनी देर में गोली चली। इससे पहले कि रचना संभलती उसने चीख मारी। वहाँ खलबली मच चुकी थी। इससे पहले कि वो और गोली चलाता, उसे गलत होने का एहसास हुआ तो वो वहाँ से फरार हो गया। वो उस वक्त कमरे में था, सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। कभी कभार सिगरेट नोशी वो कर लिया करता, मगर जब करता तो इंतहा की। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से खबर सुन उसके पैरों तले से ज़मीन निकली। मोबाइल वहीं बेड पर फेंक कर वो बाहर की तरफ भागा। सामने उसे सुल्ताना फंदी दिखाई दिया। ये क्या किया आपने। बाप को देखते उसने सवाल पूछा। वो उस वक्त बुखलाया हुआ था। क्या किया है, तुम क्यों इतना घबराए हुए हो। उन्होंने पहली दफ़ा उसे इस हालत में देखा। आपने उसे मरवा दिया। वो बेयकीनी की कैफियत में पूछ गया। हाँ मरवा दिया, क्योंकि ज़रूरी था ये, पहले भी ऐसा ही होता है। कौन सा पहली दफ़ा हुआ है। उन्होंने आखिर में उसके कंधे को थपका और वहाँ से जाने लगे। वो एकदम उनके रास्ते में आया। मगर क्यों, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि वो क्या थी मेरे लिए। बेटा इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो, ऐसी लाखों आई और लाखों गई, 2 दिन में ये बुखार भी उतर जाएगा तुम्हारे सर से। जानता हूँ मैं, नया ना खुमार चढ़ा था ना, और मैंने कोई शौक से नहीं किया, तुम्हारा ही फैलाया गन साफ करने के लिए किया। अब अगली बारी उस दूसरी लड़की क्या, बेहतर है कि मुझे मेरा काम मेरे तरीके से करने दो। तुमने अपने तरीके से जो करना था ना कर लिया। वो अब की बार सख्त लहजे में बोले। बहादुर बनो, मजनू बनने की ज़रूरत नहीं है, तंजिया लहजे में कहकर वो वहाँ से चले गए। जबकि उसे अभी भी यकीन नहीं आया था। वो तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम, किसको मारा है तुमने। मुझे नहीं पता वो लड़की कौन थी, मगर जब मैंने निशाना बांधा तो गोली उसको नहीं दूसरी को लगी। दूसरी तरफ से ये बात सुन गोया सुल्तान अफंदी का दिमाग घूम गया। जाहिल इंसान, क्या बक रहे हो, इतने अनाड़ी हो तुम कि गलती से दूसरी को मार दिया। तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें कहा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो लड़की मुर्दा चाहिए। अब तुम नहीं बचोगे, डूब मरो कहीं। एक निशाना तो सही से लगाना नहीं आता। वो हो रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे पागल हो गए हों वो। मेरी गलती नहीं है। उनकी पोजीशन बदल गई थी। वो मिनमिनाया। हाँ मेरी ही गलती है जो तुम जैसे अनाड़ी को कह दिया, भाड़ में जाओ तुम। वो फ़ोन गुस्से से बंद कर गए थे।
अगर गोली उस लड़की को नहीं लगी तो शाजिम क्यों इतना रिएक्ट कर रहा था। उन्हें अचानक उसकी बात याद आई, ये जानते हुए भी कि वो मेरे लिए क्या है। उनके दिमाग में घंटी बजी, जैसे उनको सिग्नल मिले हो, कहीं वो वकील साहिबा को तो नहीं उड़ाया। उन्होंने जल्दी से फ़ोन निकाला, फिर उसका नंबर मिला। जिसको गोली लगी है वो बच जाएगी? उसके फ़ोन उठाते उन्होंने सवाल किया। दिल पे लगी है, उम्मीद है नहीं बचेगी। गुड, अगर वो बच गई तो तुम नहीं बचोगे। फ़ोन बंद हो गया और वो मुस्कुराने लगे। तो ज़ारा हमदानी, तुमने अपनी पहली बेटी से भी हाथ धो लिया। वो उस तरह पागलों पर सड़कों पर गाड़ी भगा रहा था। उसे कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, ऊपर से फ़ोन भी घर छोड़ आया था। उसके जहन में उस वक्त अदनान आया, क्योंकि वो वाहिद था जो अब उसकी मदद कर सकता था। उसने गाड़ी का रुख उसके घर की जानिब मोड़ दिया। मुझे किसी तरह पता करके बताओ कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि मुझे जो खबर मिली उसके मुताबिक वो मर चुकी है। अच्छा रिलैक्स यार, करता हूँ पता, तुम ठंडे रहो। अदनान ने उसे तसल्ली दी। फिलहाल तो कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे पता कर सकूं। उसके घर का पता है ना तुम्हें? चलें? हाँ चलो। शाजिम फौरन तैयार हुआ। अदनान ने चाबियां उठाई और बाहर की जानिब बढ़े दोनों। वैसे मुझे उम्मीद थी कि तुम इतने सीरियस हो गए हो वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सीरियस हो गए हो उसके लिए। जानता हूँ, मैंने हर बाजी जीती है, क्योंकि मैं दिमाग से खेलता था। ये पहली बाजी है जो दिल से खेल रहा हूँ और हार रहा हूँ। ये दिल बड़ी बुरी चीज़ है। ये दिल चीज़ ही बड़ी कुत्ती है। वो गहरी सांस लेता बोला, जबकि अदनान बस तासुफ से सर हिला गया। चौहान हाउस में जैसे ही खबर मिली कोहराम मच गया। अब वो कैसी है, किस हालत में है, किसी को कोई पता नहीं था। मैं तो पहले ही कहती थी कि बच्ची को इन कामों में ना डालो, मगर सुनता ही कौन है। हर किसी को अपनी मनमानी करनी होती है। देख लिया ना नतीजा, अब पड़ गई कलेजे को ठंड। अजरा फुप्पो कहाँ चुप रहने वालों में से थी। उनको तो बस मौका चाहिए होता था बोलने का। आप चुप करेंगी पुप्पो? खुदा के लिए कुछ तो रहम खा लें हमारी हालत पर। मोहित ने पीछे मुड़कर गुस्से से घूर कर उन्हें कहा। उन्हें वो उस वक्त अस्पताल जा रहे थे। गाड़ी में शनाया, जुनेद साहब और पुप्पो और वो थे। पुप्पो ने मुंह बनाया, जबकि जुनेद साहब सर फेंक कर बैठे हुए थे, इधर उधर से बेगाना थे। चौहान फैमिली अस्पताल पहुंची। रचना पहले से उधर मौजूद थी। वो उस वक्त एक दीवार से टेक लगा के खड़ी थी। मोहित तेजी से आगे बढ़ा। उसने पास से गुजरती नर्स से बौखलाहट में कुछ पूछा। रचना को सोहा नाम के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। उससे तो उसे अंदाजा हो गया कि वो सोहा के घर वाले हैं। वो खामोशी से वहां से चल दी। बकौल उसके अब उसकी उधर ज़रूरत नहीं थी। देखें, इनकी सिचुएशन के बारे में आपको डॉक्टर उमर ही आगाह कर सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती आपको, नर्स कहकर आगे बढ़ गई, जबकि मोहित ने बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मगर एक बात की उसे तसल्ली हो गई कि उसकी सांसें चल रही हैं। अभी वो मरे कदमों से घर वालों की तरफ बढ़ा, जो बेचैनी से एक आस लिए उसकी तरफ देख रहे थे। ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। अगर कोई और मौका होता तो शायद मीडिया तक खबर ना पहुंचती और ऐसे ही मसाला लगाकर पेश की जाती। मगर सुल्तान आफंदी ने जल्दी पर तेल छिड़कने वाला काम खुद ही कर दिया। जल्दबाजी में हर कोई इस हमले को रचना के केस से जोड़ रहा था। पहले ही शायद कोई इस केस को सीरियस ना लेता, लेकिन हमले के बाद केस सिरे बहस आ चुका था। सुल्तान आफंदी को सवालिया निशान बनाया जा रहा था। ज़ारा हमदानी स्टूडियो में थी, उनका शूट चल रहा था। जब ये खबर उन तक पहुंची तो वो भागती हुई पहुंची। न्यूज़ में अस्पताल का भी बताया गया, जिस वजह से उन्हें मुश्किल नहीं हुई।